हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का नेक्स्ट लेक्चर यूनिट 2 का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट करने हैं। ये भी क्वांटिटेटिव टाइप ही होता है, क्वांटिटेटिव टूल है ये। उसमें होता है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, आत्मनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आत्मनिष्ठ जो होते हैं सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, थोड़ा लॉन्ग टाइप के होते हैं। इसमें जो इसको क्लासीफाई करते हैं तो ऑरल और जो है रिटन टाइप में हम कर सकते हैं कि ऑरल और रिटन जो होते हैं टेस्ट वो फर्दर क्लासीफाई हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हम जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स में करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने कल पढ़ा था कि जो ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैचिंग है, कंप्लीशन टाइप है, या फिर रिकॉल रिकॉग्निशन टाइप है, एनालॉजी टाइप है। यानी कि आपका आप माइंड यूज कर रहे हो लेकिन उसके अंदर आपको वन वर्ड में आंसर करना है या मैचिंग करना है, आपको ऑप्शंस आपके सामने मल्टीपल चॉइस है, वो सब है। लेकिन सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, जो आपने अपने आपको मेमोराइज करना है, हर चीज को आपको लर्न करना है और उसके बाद जो वर्डिंग्स है वो आपकी होंगी। उसके अंदर आपको वर्डिंग्स देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा लाइंस में, 2 लाइंस में, 3 लाइंस में, 4 लाइंस में, या फिर ऐसे टाइप में जैसे 4 पेजेस का, 5 पेजेस का, 500 पेज शब्दों में जो आपको इसको डिस्क्राइब करना होता है। दैट इज योर सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जिसके अंदर आप अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं। आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताते तो हैं, नॉलेज तो देते हैं, साथ ही साथ अपने विचार भी कुछ अपने साझे करने होते हैं। दैट इज द सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अगर हम इसको क्लासीफाई करें, सब्जेक्टिव टाइप को अगर हम क्लासीफाई करें, क्लासिफिकेशन देखें इसकी, तो ये 2 प्रकार का होता है। वर्गीकरण बोलेंगे इसको। ये 2 प्रकार का होता है, ओरल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। यानी कि मौखिक परीक्षाएं एंड लिखित परीक्षाएं आपकी। वैसे तो ऑरल और रिटन दोनों ही टाइप के टेस्ट से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो, अनजान नहीं हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं कि क्या है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट है जैसे जिस तरह से आपका इंटरव्यू है, आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, आपका वाइवा होता है, वो सारे क्या है आपके ओरल टाइप टेस्ट है, जिसके अंदर आपसे ओरली क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। ये जो ओरल टेस्ट होते हैं ये 2 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, और ये आधे घंटे, पौने घंटे, घंटे का भी हो सकता है। यानी कि इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ओरल टेस्ट है जो, उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। वो जो आपका ओरल टेस्ट है डिपेंड करता है कि आपका जिसके लिए लिया जा रहा है, किस पर्पस के लिए आपसे ओरल टेस्ट लिया जा रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि ओरल टेस्ट जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं जब आपके, तब आपसे वाइवा पूछा जाता है। तो वाइवा में क्या होता है, आपसे कई बार तो एग्जामिनर आपसे 2-4 क्वेश्चन पुट करके भी आपको छोड़ देता है। कई बार आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पुट कर लिए जाते हैं। कई बार आपको बोला जाता है कि आप अपने जो कभी आप प्रोजेक्ट करते हो, अगर प्रोजेक्ट वर्क के अंदर हो, आप प्रोजेक्ट को अपने को एक्सप्लेन करो, कैसे क्या है आपका, जो आपने कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया है, जो आपने कुछ परफॉर्म किया है, उसको एक्सप्लेन करो। इस तरह से आपका जो ओरल टेस्ट है उसका कोई भी लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। ये इसमें से आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, कोई भी डीपली क्वेश्चन, जिससे मन के हाव भाव भी पता चल जाते हैं। आप किसी तरह से भी अपने विचार भी रख सकते हैं।
दैट इज द ओरल टेस्ट। अब ओरल टेस्ट है जो, इसके एडवांटेजेस क्या है? ओरल टेस्ट जो होते हैं, एक तो इसका कोई भी मतलब फिक्स परफॉर्मा नहीं है कि एक जैसे कि लिखित टेस्ट में होता है या ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है कि जो आपका एक बार जो आपको दे रही है वो सभी स्टूडेंट्स को वही चीज़ मिलेगी, इस तरह से कुछ है नहीं है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो सभी स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देते हैं, अक्सर देते हैं, कई बार सेम भी हो जाते हैं अगर उनको सेटिस्फाइड आंसर ना मिले तो, लेकिन वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो क्राइटेरिया है क्वेश्चंस का, जो आपका क्वेश्चंस के टाइप हैं, वो सब कुछ चेंज हो सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। पहले तो यानी कि ये नहीं है कि आपका बाहर से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं टीचर, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर अपनी मर्जी से कुछ भी पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर उनको आंसर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो वो और डीपली भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ओरल टेस्ट है, इसे क्रिएट करना बहुत ईजी है, बड़ी इजीली आप कितने भी क्वेश्चन पुट करते जाओ, आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। तो सारा हमारा जो सब्जेक्ट विषय वस्तु है, जो हमारी जो हम कहते हैं पाठ्य वस्तु, जिसे हम सब्जेक्ट कंटेंट कहते हैं, वो सारा कवर हो सकता है अगर हम चाहें तो। मोस्टली टीचर्स को पता होता है कि कहाँ पे बच्चों का कौन से बच्चों को कॉमनली आंसर्स आते होते हैं और कौन से रेयर आते होते हैं, तो वो हमेशा रेयर क्वेश्चन ही पुट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं, जिससे हमारी बॉडी लैंग्वेज का ये ओवरऑल, जैसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी का ओरल जो टेस्ट है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है आपका। आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका बैठने का ढंग, आपके बात करने का ढंग, आपका आंसर करने का ढंग, वो सारा भी इंक्लूड हो जाता है ओरल टेस्ट के अंदर। ये सिर्फ आपका जो है क्यूरिकुलम का, जो आपका एकेडमिक का जो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट कंटेंट का टेस्ट नहीं है, ये ओवरऑल आपके जो पर्सनैलिटी है उसका भी टेस्ट है आपका, जिसके अंदर कितने भी क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिमिट नहीं है, कोई भी आपकी। कई बार तो जो टीचर हैं अगर उनको लगे कि हाँ बच्चे में नॉलेज है और उनको आंसर अच्छे लग रहे हैं, तो वो आउट ऑफ द क्यूरिकुलम भी आपसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। जो आपका जो मार्क्स हैं वो जो इमीडिएट फीडबैक मिलते हैं आपको, साथ ही साथ आपके मार्क्स लगा दिए जाते हैं, इमीडिएट फीडबैक मिल जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि तुरंत जो हमें प्रतिपुष्टि मिलती है, ठीक है जी। ये इसके लाभ हैं जो हम देखते हैं कि हमें इमीडिएट फीडबैक मिल गया, हमें जो है जो पूरा होल जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो कवर हो गया, हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी का टेस्ट हो जाता है ये, ठीक है जी। और जो हमें जो वेरी करते हैं क्वेश्चंस स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है जी, ये सारे हमारे एडवांटेजेस हैं। इसके साथ ही डिसएडवांटेजेस क्या है ओरल टेस्ट के, हमारे डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये सारा जो है हमारा जो रिजल्ट कंपाइल हो रहा है, जो हमारा इवेल्यूशन हो रहा है, वो एक पर्सन के हाथ में होता है। जैसे कई बार होता है कि आप किसी को स्टूडेंट का को पर्सनल इश्यूज हैं तो उसके मार्क्स वैसे नहीं लगते हैं, और फिर उसके कई बार क्या होता है कि कुछ हमें कोई स्टूडेंट अच्छा लग रहा है, वैसे पीछे से अच्छा लगता है, या फिर कि हमें उसका जो है जो बात करने का ढंग है या हमारा फेवरेट स्टूडेंट है, तो उसके मार्क्स हम अगर वो अच्छे आंसर नहीं करे फिर भी हम ज़्यादा लगा देंगे, टीचर ज़्यादा लगा सकते हैं, एग्जामिनर है जो, ठीक है। तो जो इसका रिजल्ट है वो बायस्ड हो सकता है, तो हम उसके ऊपर रिलायबल नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना, रिलायबल नहीं होता है, विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि वो बायस्ड भी हो सकता है, ठीक है जी। सेकेंडली क्या बात है कि जो इसके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो वेरी कर रहे हैं, तो क्या कई बार क्या होता है कि जैसे कई स्टूडेंट्स के तो ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस के से भी मार्क्स लग जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के इतने सारे आंसर्स करने के बाद भी अगर वो एक दो क्वेश्चंस का आंसर गलत कर देते हैं तो उसी के बाद उनके मार्क्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सेम स्टैंडर्ड नहीं हुआ ना, सेम लेवल, जब हम कहते हैं जब सेम लेवल के स्टूडेंट्स हैं, अगर 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो सभी के साथ सेम ही टेस्ट होना चाहिए ना। एक का टेस्ट है जो वो बहुत ही छोटा और बहुत इजी है, एक का जो है बहुत टफ और बहुत बड़ा होगा टेस्ट, इसलिए हम कहेंगे कि मतलब वैलिड नहीं है, रिलायबल नहीं है,
क्योंकि इसमें बायसनेस भी है और इसमें जो हम कहते हैं कि एक सेम लेवल स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि एक ही लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एक ही तरह का टेस्ट होना चाहिए, एक ही लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स जो हम कहते हैं जो हार्डनेस है, जो एक ही लेवल होना चाहिए, जो लेंथ है वो एक ही होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाती है ओरल टेस्ट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, देन है हमारा रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट है उसको फर्दर हम क्लासीफाई कर देते हैं, फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो टाइप के टेस्ट में, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट जिसे हम लघु उत्तरीय बोलते हैं, एंड लॉन्ग आंसर टाइप जिसे हम दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं। इसके पहले भी हम इसको कर चुके हैं एक बार। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि 4-5 लाइनों में आंसर करने हैं आपने, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं आपने 1 पेज में या 4-5 लाइनों में या फिर आपने 2-3 शब्दों में 2-3 लाइनों में आंसर करना होता है, दैट इज द आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इससे क्या होता है, ये जो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसके लाभ की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, तो इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस से के कंपैरिजन में। ठीक है, जिससे क्या होता है, अगर हमने पूरा का पूरा जो टेस्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का ही रखा है, तो हमारे अगर हमने 80 मार्क्स का लेना है तो हमारे 80 मार्क्स के अंदर आपके 4 मार्क्स के भी अगर हम लगाएं तो 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं। जबकि हम जब हमारा बीएड का जो या फिर हमारा बीएड का होता है या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, तो वो क्या होता है, 4 क्वेश्चंस हमने 4 यूनिट्स में से अटेम्प्ट करने होते हैं और 4 क्वेश्चंस हमने कंपल्सरी में से 4 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 8 ही क्वेश्चंस बनते हैं लॉन्ग आंसर टाइप प्लस शॉर्ट आंसर टाइप में जब हम करते हैं कंबाइन करते हैं तो हमने 8 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। जबकि अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर हम सारा टेस्ट कंपाइल करेंगे तो हमारे 20 क्वेश्चंस बन जाएंगे 4 मार्क्स के भी, जिससे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो 1 मार्क्स के होते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत वास्ट हो जाता है, जिसको क्रिएट करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना वास्ट भी नहीं है, 20 क्वेश्चंस क्रिएट करने इजी है, उसको विदाउट ऑप्शंस है, हमने क्या करना है 20 क्वेश्चन सिर्फ पूरे करिकुलम के बीच पूरे सब्जेक्ट कंटेंट में से हमने जो बनाने हैं, तो बहुत ईजी है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो सारा कवर हो जाता है, काफी हद तक कवर हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की नॉलेज है वो पता चलती है कि उन्होंने कितनी उनके एक्चुअल में उन्होंने कितना सब्जेक्ट कंटेंट पढ़ा है और उनकी नॉलेज कितनी इंक्रीज हुई है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है जी, तो क्या है ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इससे हमें ये फायदा मिलता है, ये हमें लाभ मिलते हैं कि इसके हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, हम पूरा जो बच्चों का जो मानसिकता वो चेक हो जाती है और इजी भी है, और इसके साथ साथ मतलब जिसको क्रिएट करके हमने क्या करते हैं, पूरा कवर हमारा एरिया कवर कर लेते हैं। और जैसे इसको चेक करना, इवेल्युएट करना भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स के हैं, तो हम बड़े इजीली इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन इसके दोष क्या है, क्योंकि जो हमारे अगर हम बीएड की बात करें, अगर बीएड के अंदर हम बात करें, तो हमारे अंदर जो है क्रिएटिविटी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या है, हम फ्यूचर टीचर है, फ्यूचर टीचर है ना, जो बीएड कर रहे हैं वो किस पर्पज से कर रहे हैं, वुड बी टीचर होने के लिए, आगे टीचिंग लाइन में जाने के लिए, टीचिंग जॉब के लिए कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमारे अंदर क्रिएटिविटी, एक सब्जेक्ट कंटेंट को लेकर, एक टॉपिक को लेकर हमारे अंदर क्रिएटिविटी आनी बहुत जरूरी है। वो क्रिएटिविटी क्या कब आएगी, जब हम उसके ऊपर आगे गहनता से सोचेंगे, बहुत अंदर तक जाकर सोचेंगे कि किस तरह से इसको, और अगर हम बात करें, अगर हम असेसमेंट की बात करें, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहे हैं, अधिगम के लिए आकलन, तो उसके जब हम एक टॉपिक को समझ लें तो उसके लाभ, उसके हानियाँ, उसके उद्देश्य हम खुद क्रिएट कर सकें, हम उसके ऊपर विचार कर सकें। अगर ये चीज़ इस तरह से है
तो उनके क्या हमें लाभ हो सकते हैं और उसकी क्या हानियां हो सकती हैं, ये हम खुद क्रिएट कर सकें, कि हमें आना चाहिए। दैट इज द क्रिएटिविटी, ठीक है ना। ये क्या गहनता, हमारे अंदर गहनता आना, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप से तो नहीं आ सकती, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप में आपने क्या करना है, 3-4 लाइनों में आंसर करना है, तो आपको एग्जैक्टली आंसर आएगा तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर आप उसमें कहानियां लिखोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो शॉर्ट आंसर टाइप में हमें जो क्रिएटिविटी चाहिए वो नहीं आती है। और फिर सेकेंडली क्या है इसके अंदर के जो क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस हैं, इजी तो हैं, करने तो इजी हैं, लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स को जैसे पूरा का पूरा कंटेंट कवर करना पड़ता है, तो उनको वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ के आते हैं। वो क्या करते हैं, पता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चलो जी इस तरह से करके मिलान करके आ जाते हैं कि उन सबकी इंट्रोडक्शन कर लिए, सबके एडवांटेजेस कर लिए, डीपली स्टडी नहीं करते हैं फिर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ये इसके हानियां होते हैं। उसके बाद है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये ग्रुप 3 है। जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको फिर से कैटेगराइज कर दिया जाता है, फर्दर कैटेगराइज कर दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, एक्सप्लेनेटिव, एंड फोर्थ वन इज हमारा विद एग्जाम्पल्स। ये हमारे फर्दर 4 टाइप्स हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के। डिस्क्रिप्टिव को हम कहते हैं वर्णनात्मक, हिंदी में हम इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं तुलनात्मक, इसको हम बोलते हैं जो हमारा व्याख्यात्मक, और इसको हिंदी में बोलते हैं उदाहरणात्मक। ठीक है जी, ये हमारे 4 टाइप्स हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कहते हैं, जैसे कि ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, जो वर्णनात्मक होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इसमें हमें क्या करना है कि एक पक्ष को लेकर एक डिस्क्राइब करना होता है, एक पहलू को लेकर किसी एक टॉपिक को हमें डिस्क्राइब करना होता है। दैट इज द, जैसे कि हमें बोल देते हैं कि इसका जो है हमारा क्यों है इस पक्ष में, अगर हम कहते हैं कि लोहड़ी बहुत अच्छी धूमधाम से, पंजाब के अंदर लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, आपका क्या विचार है कि इसको मनाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। आप पॉजिटिव वे में बोलिए, जो हम कहते हैं कि इसके पक्ष में बोलिए, इसके भी पक्ष में बोलिए। इस तरह से जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं, किसी पक्ष और पहलू को पकड़कर उसको हमने डिस्क्राइब करना होता है। सेकेंडली क्या है, कंपैरेटिव, जो हम कहते हैं कंपैरिजन की जो हमारी स्टडी होती है, जैसे हमने कहा कि फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैसे भिन्न है समेटिव इवैल्यूएशन से, इसको आप एक्सप्लेन करिए। दैट इज द कंपैरिजन, तुलनात्मक, कंपैरेटिव जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, कि हमने जो सारी एक्सप्लेनेशन है वो क्या करनी है, हमने कंपैरिजन के अंदर देनी है कि क्यों भिन्न है। ठीक है जी। एक तो होता है डिफरेंस, सीधा डिफरेंस लिख देना
एक होता है कि पूरी की पूरी स्टडी जो है हमने उसके ऊपर जो भी हमने एक्सप्लेन करना है वो सारा का सारा हम डिफरेंस में करना है कि क्यों भिन्न है, किस लिए भिन्न है। क्योंकि अगर हम जैसे कि हम आंसर करना शुरू करते हैं कि क्योंकि अगर ये है जो है वो यूनिट के लिए होता है, लेकिन वो क्या होता है पूरा हम इसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट के करते हैं, लेकिन उसको कंबाइन करके कर लेते हैं। इस तरह से क्यों करते हैं, वो उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या नुकसान है, उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या नुकसान है, कंपैरिजन के साथ हम जो सारी स्टडीज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेटिव। एक्सप्लेनेटिव जो है आपने जस्ट व्याख्यात्मक है, आप किसी चीज़ के एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी पॉइंट्स को कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके बारे में आपके लाभ हानियाँ सब कुछ बताना है। उस पॉइंट को अपने विचारों के साथ आपने उसका कंक्लूड भी करना है, आपने निष्कर्ष भी निकालना है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेटरी। उसके बाद में विद एग्जांपल्स, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके बारे में पूछा जाता है कि उदाहरण के साथ आप इसको एक्सप्लेन करिए, उदाहरण के साथ व्याख्या करिए। कि आपने जो भी शुरू से जो भी है एक एग्जाम्पल लेके चलना है, उसी के साथ आप अपने पॉइंट्स रख रहे हो और साथ के साथ उसको उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है जी। जैसे कि आपको बताया गया, आपको बोला गया कि आप एक फॉर्मेट लिखिए थीसिस का, जो आपके थीसिस होते हैं, अगर आप मास्टर डिग्री करते हो आपको थीसिस बनाने पड़ते हैं, थीसिस का फॉर्मेट लिखिए एक उदाहरण के साथ। तो आपको सारा फॉर्मेट आप उदाहरण के साथ लिखोगे उसको। कि आपको कुछ बोला गया कि आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को एक्सप्लेन करें विद एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल लोगे कि इस तरह से टेस्ट होते हैं, इस तरह से कोई भी आप एक एग्जाम्पल को साथ स्टार्टिंग से साथ लेकर चलना पड़ता है और उसी एग्जाम्पल को भी साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना होता है। कुछ स्टेप्स दे दिए, कोई स्टेप्स वाला क्वेश्चन है कि आपने किस तरह से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बना, जो टेस्ट है बनाया या असेसमेंट बनाया या समेटिव बनाया, आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए विद एग्जाम्पल। ठीक है ना। इस तरह से जो वो होते हैं आपके उदाहरण होते हैं जो आप एग्जाम्पल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये आपके सब्जेक्टिव टाइप रहे। ठीक है जी। तो हमारे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इसके क्या लाभ हैं? जैसे कि हमने अभी देख ही लिया, इसके टाइप्स भी देखे हैं कि हमें एक सिंगल पक्ष को भी एक्सप्लेन करना आ जाता है, हमें कंपैरिजन करना भी आ जाता है इसके अंदर। हम जो है कि किस तरह से हमें उसको एक्सप्लेन करना है, जैसे एक पॉइंट को किस तरह से हमें एक्सप्लेन करना है। हमें सिंपल एक्सप्लेनेशन तो आती है, उसके साथ एग्जांपल्स भी लेनी आ जाती हैं। एग्जांपल्स को जो है उनके साथ उदाहरणों को जोड़ना आ जाता है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये हमारे जो है लाभ हैं, जिसमें हमें हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है, हम जो है गहन सोच आती है हमारे अंदर, हम गहनता से सोचते हैं, बहुत डीपली हम जो है सोचना शुरू कर देते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझ कर उसके अंदर से हम पॉइंट्स निकालना शुरू कर देते हैं। ये हमारे अंदर, यानी कि हम चाहे एक ही कंटेंट को समझ रहे हैं, लेकिन उसको समझ पूरे डिटेल में रहे हैं, फिर उसके बारे में कुछ भी सामने आ जाए हम उसको देख के घबराएंगे नहीं। अगर हमने उसको एक तरह से समझ लिया है, गहनता से समझ लिया, बहुत अच्छी तरह से डीपली समझ लिया है, तो हम उसके ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाए उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज द क्वालिटी जो हमारे अंदर आनी चाहिए। ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की मेन जो क्वालिटी होती है यही होती है, मेन एडवांटेज यही होती है कि आपके अंदर क्वालिटी पैदा करना, कि आप फिर उस टॉपिक को इतना अच्छी तरह से समझ लो कि फिर उसके बाद कोई भी किस तरह से भी वो आपसे क्वेश्चन पुट कर ले, आप उसको देख के और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके दोष क्या है, उनकी हानियाँ क्या है, उनके लिमिटेशंस क्या है? वो ये है कि उसमें सब्जेक्ट कंटेंट बहुत कम कवर होते हैं। जैसे कि अभी आपको एक यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चंस दे दिए हैं, उसमें से आपने एक करना है। आपको पता है कि आपके 2 पार्ट्स हैं, 2 या 3 टॉपिक दिए होते हैं मोस्टली एक यूनिट के अंदर। आप उनमें से 2 टॉपिक करोगे, एक टॉपिक को तो आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक चॉइस तो आएगी। आपने 2 टॉपिक कवर करी है तो एक टॉपिक को तो टच करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा होल करिकुलम है वो हमारा कवर नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले ही पता है कि हमें ये चॉइसेस आएंगी। तो जो होल करिकुलम है वो कवर नहीं हो पाता है। फिर जो हमें इवेल्युएट करना है, हमें चेक करनी है नॉलेज, वो भी होल करिकुलम की नहीं चेक हो पाती है। टॉपिक्स छूटते हैं क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो उनके एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है और मार्क्स हैं उसी में कवर हो जाते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने की वजह से
हमारा जो एरिया है, करिकुलम है, वो बहुत सारा छूट जाता है, जिसको हम इवेलुएट नहीं कर पाते, स्टूडेंट्स की नॉलेज को चेक नहीं कर पाते हैं। और जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चॉइसेस की वजह से, इसमें चॉइसेस भी आना कंपलसरी है, तो चॉइसेस की वजह से वो भी अपने टॉपिक हैं वो अधूरे छोड़ देते हैं। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो पूरे करिकुलम को लेकर हम एक करिकुलम बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कुछ बनाकर उसी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बनाते हैं। फिर वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं बहुत अच्छी तरह जिस तरह से जितने एक्सटेंड पर हम उसको फुलफिल करना चाहते थे 100% हमारे जो फुलफिल नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक तो हमारे छूट ही जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की वजह से। तो इसी के साथ ये हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के दोष थे। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।